कर रहे थे, और फिर यहाँ पे हमारा जो था, हमने एक क्वेश्चन किया था प्रैक्टिकल, एंड उसी को मैं आज वाइंड अप करूंगी, ठीक है। सो वी स्टडीड अबाउट amalgamation and I think my voice is audible and screen is visible to all of you. Yes, ma'am. Ma'am, voice is audible, but screen is not visible. Screen is not visible. Okay, okay. Great. It's okay. Yes, ma'am. Is it visible? Yes, ma'am. Okay. So now we studied about type of amalgamations. Types of amalgamation में हमने पढ़ा था. There are two types of amalgamation. ठीक है. थोड़ा मैं रिवर्स में लेकर आगे बताऊंगी. ठीक है. According to accounting standard 14, there are two types of amalgamation. जो एक होता है amalgamation in the nature of merger and second amalgamation in the nature of purchase. ठीक है. We study the difference between these two types of amalgamation. ठीक है. Amalgamation in the nature of merger में हमने 5 conditions बताई थी आपको. अगर वो 5 conditions fulfill हो रही हैं, then it means वो amalgamation in the nature of merger है. And secondly, if any, अगर इस 5 condition में से कोई एक भी condition fulfill नहीं हो रही है, then हम उसको कहेंगे that is amalgamation in the nature of purchase. I think ये last lecture में आपको clear हो चुका था. ठीक है. अब हमने बताया था इसके बाद comparative position of types of amalgamation. ठीक है. तो इसमें दोनों ही टाइप में हमारा जो है amalgamation in the nature of merger हो, चाहे amalgamation in the nature of purchase हो, ठीक है. दो या दो से ज्यादा रनिंग कंपनी जो हो वो must be in existence. ठीक है. ओके. दो या दो से ज्यादा जो कंपनी होंगी वो जब हमारी मर्ज होंगी, ठीक है, तब हम कहेंगे कि वो हमारा amalgamation in the nature of merger है, न्यू कंपनी विल फॉर्म. ठीक है. एंड देन हम amalgamation in the nature of purchase क्या कहते हैं, ठीक है, वो मैं आपको बता चुकी हूँ, ये दोनों बातें ही. ठीक है. दोनों में डिफरेंस क्या होता है. ठीक है. और फिर हम बेसिक डिफरेंस अगर देखें मर्जर में और amalgamation in the nature of purchase में, तो यहाँ पे ये था कि अंडर मर्जर वन कंपनी इज मर्ज विद अदर कंपनी. ठीक है. बट दोनों ही कंपनी की आइडेंटिटी जो होती है वो सेम रहती है एज बिफोर, जैसे पहले थी वैसे ही रहती है. ठीक है. बट इन केस ऑफ परचेज जो कंपनी अमेलगमेटेड होती है टू अदर कंपनी वो फ्यूचर में एग्जिस्ट नहीं करती है. ठीक है. ये बात हो गई थी. ठीक है. और ये इन दोनों में जो डिफरेंस है वो हमने देखा था. अभी मैं आपको इसका थोड़ा और बता देती हूँ. व्हाट अबाउट रिजर्व्स. रिजर्व्स में क्या करना होता है. जब एमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर होता है तो जितने भी रिजर्व्स होते हैं ट्रांसफर कंपनी के, ठीक है, जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में होते हैं ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी, ठीक है, वो ऑल टाइप्स ऑफ रिजर्व्स जो होते हैं वो सारे रिजर्व जो होते हैं वो हमारे चले जाते हैं ट्रांसफरी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में. That is in the nature of merger. All types of reserve, जितने भी रिजर्व ट्रांसफरर कंपनी के होते हैं. ट्रांसफरर कंपनी कौन सी हो गई, जो अमेलगमेटेड है. ठीक है. जो आप अमेलगमेटेड हो रही है. ठीक है. मतलब जो सेलिंग कंपनी, ठीक है, उसके जितने भी रिजर्व्स होते हैं वो सारे रिजर्व्स किसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आ जाते हैं, ट्रांसफरी कंपनी की. ठीक है. बट जब एमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज होता है तो सिर्फ स्टैट्यूटरी रिजर्व्स जो होते हैं वो इंक्लूड किए जाते हैं ट्रांसफरी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में. ठीक है. और अदर रिजर्व जो होते हैं वो एक्सक्लूडेड कर दिए जाते हैं व्हेन देयर इज एमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज. ठीक है. एंड सेकेंड थिंग इज दैट व्हेन देयर इज एमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज, जो शेयर होल्डर्स दोनों कंपनी के हैं वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. बट जब एमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज होता है तो शेयर होल्डर्स अपना राइट जो होते हैं वो खो चुके होते हैं. दे हैव नो राइट
to take part in the management when there is amalgamation in the nature of purchase. ठीक है. Okay, then the shareholder of the transferor company in case of merger get shares in the transferee company. ठीक है, ट्रांसफर कंपनी जो है उसको ट्रांसफरी कंपनी में शेयर्स मिलते हैं when there is amalgamation in the nature of purchase, sorry merger, when there is amalgamation in the nature of merger. तो यहाँ पे जो ट्रांसफर कंपनी होती है उसको शेयर मिलते हैं ट्रांसफरी कंपनी में जब मर्जर का केस होता है, सो दैट ओनरशिप कैन बी कंटिन्यूड इन द केस ऑफ मर्जर. बट इन केस ऑफ परचेज जो शेयर होल्डर्स होते हैं ट्रांसफरर कंपनी के, मतलब सेलिंग कंपनी के, वो उनको पेमेंट मिलता है परचेज प्राइस इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, इन द फॉर्म ऑफ डिवेंचर्स एंड दैट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कैश. ठीक है, तो मर्जर के केस में जो होता है वो परचेज कंसिडरेशन जो होता है वो इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर्स के में होगा. ठीक है, परचेज कंसिडरेशन, ठीक है, इक्विटी शेयर में होगा या प्रेफरेंस शेयर्स में होगा. ठीक है, बट अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज जब होता है तो परचेज कंसिडरेशन कैन बी इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स एंड कैश. ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा था नेचर ऑफ रिजर्व्स, फंड एंड प्रोविजन. ठीक है, ये हमारा था. ठीक है, रिजर्व्स, प्रोविजंस, जब हम नेट एसेट मेथड लगाते हैं तो एसेट्स में हम क्या लेंगे और लायबिलिटीज में क्या लेंगे वो हमें देखना होता है. परचेज कंसिडरेशन जब हम निकालते हैं नेट एसेट मेथड से, ठीक है, तो उसमें एसेट्स, टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज करते हैं ना, तो यहाँ पे जो एसेट्स होते हैं नेट एसेट निकालते हैं. ठीक है, नेट एसेट जब हम निकालते हैं तो हम कैसे निकालते हैं, टोटल ऑफ एसेट टेकन ओवर, जो भी एसेट्स लिए हैं माइनस टोटल ऑफ लायबिलिटीज टेकन ओवर. ठीक है, तो इसमें बस हमें ये देखना होता है कि कौन से एसेट्स लेंगे हम परचेज कंसिडरेशन में और कौन सी लायबिलिटीज लेंगे. ठीक है, तो वही चीज इस चार्ट में यहाँ पे डिफाइन की गई है. ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था. ठीक है, तो यहाँ पे रिजर्व फंड्स प्रोविजन विच आर ट्रीटेड एज लायबिलिटी, जो लायबिलिटी की तरह ट्रीट किए जाएंगे वो हम लेंगे, और जो लायबिलिटी की तरह ट्रीट नहीं किए जाएंगे उनको हम लायबिलिटी में नहीं लेंगे. जैसे जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, कैपिटल रिजर्व, इनको आप लायबिलिटी नहीं मानोगे. स्टैट्यूटरी रिजर्व्स हमारे ये हैं जिनको हम डेवलपमेंट अलाउंस कहेंगे, रिबेट रिजर्व, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, टी डेवलपमेंट रिजर्व एंड फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व. दीज आर स्टैट्यूटरी रिजर्व्स. ठीक है, इनको हम जब अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज होता है तब हम इसको जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ट्रांसफरी कंपनी में लेते हैं. ठीक है, और अदर रिजर्व्स को एक्सक्लूड कर देते हैं जब अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज होता है. ठीक है, तो यहाँ पे हमने परचेज कंसिडरेशन देखा था. ठीक है, तीन मेथड हैं इसके. ठीक है, एक तो होगा नेट पेमेंट मेथड, दूसरा नेट एसेट मेथड एंड थर्ड शेयर प्रोपोर्शन मेथड. ठीक है, नेट पेमेंट मेथड में जितना पेमेंट हुआ इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर्स एंड इन द फॉर्म ऑफ कैश, ये परचेज कंसिडरेशन हमें बताएगा नेट पेमेंट मेथड में. ठीक है, बट व्हेन देयर इज जब हम परचेज कंसिडरेशन नेट एसेट मेथड से निकालेंगे, जब हम परचेज कंसिडरेशन नेट एसेट मेथड से निकालेंगे तो वी हैव टू टेक केयर कि हमें एसेट्स और लायबिलिटीज में क्या क्या लेना है. ठीक है, द अमाउंट ऑफ द एसेट टेकन ओवर बाय द ट्रांसफरी कंपनी आर एडेड, जो एसेट्स लिए हैं ट्रांसफरी कंपनी ने वो हम ऐड करेंगे. ठीक है, ठीक है, जो कंपनी खरीद रही है, ठीक है, उसको ट्रांसफरी कंपनी कहेंगे. ठीक है, उसने जो जो एसेट्स लिए हैं, ठीक है, वो एसेट्स हम लेंगे, ऐड करेंगे, एंड द एसेट जो नहीं लिए उसने उसको हम नहीं लेंगे. इसी तरह से फिक्सटिशियस एसेट्स जो हैं, ठीक है, जिनकी रीसेल वैल्यू नहीं है, जैसे डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स. ठीक है, including discount on issue of shares and debentures, then advertisement expenses. ठीक है, जो हमारे एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट दिए गए हैं वो फिक्सटिशियस एसेट हैं जिनकी रीसेल वैल्यू नहीं है, वो हम इंक्लूड नहीं करेंगे टोटल एसेट्स में. ठीक है, नाउ व्हाट अबाउट टोटल ऑफ लायबिलिटीज. ठीक है, वो लायबिलिटीज हम नहीं लेंगे जो रिजर्व्स हैं जो क्रिएट किए गए हैं आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर, जो प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट से रिजर्व्स को क्रिएट किया गया है, जैसे क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जनरल रिजर्व, कंपनसेशन फंड, डिवेंचर रिडम्पशन फंड, इन सबको प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट से क्रिएट किया गया है. ठीक है, जो शेयर होल्डर्स में
डिवाइड हो गए रिजर्व्स, ठीक है, दैट विच वर टू बी डिवाइडेड अमंगस्ट शेयर होल्डर्स, ठीक है, उन लाइबिलिटीज को हम नहीं लेंगे जो प्रॉफिट प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट से क्रिएट किए गए हैं, ठीक है, जो लाइबिलिटी साइड में होता है हमारा, जैसे क्रेडिट बैलेंस ऑफ पीएनएल, जनरल रिजर्व, ये ऐसी लाइबिलिटीज को हम इसमें नहीं लेंगे नेट एसेट मेथड में, लाइबिलिटीज में, ठीक है। ओके, तो ये हमारा हो गया था नेट एसेट मेथड। एंड फिर हमने परचेज कंसिडरेशन निकालना देखा था कि हम परचेज कंसिडरेशन कैसे निकालेंगे, और फिर उसके बाद ये हमारा था पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड, और ये था हमारा परचेज मेथड, ये हम देख चुके हैं, ठीक है। अब हम इसको आगे देखते हैं कि आगे हमने कंपैरिजन भी देख लिया दोनों में क्या है, ठीक है, और मेन जो आपको यहाँ पे देखना है वो इस चीज को देखना है, ये क्या है, ये हमें देखना है यहाँ पे कि यहाँ पे आपको जब अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन, ठीक है, परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट जब वैल्यू ऑफ नेट एसेट से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, जब ज्यादा हो जाएगा तो आपको उसको ट्रांसफरी कंपनी में कहाँ पे गुडविल में करना है या कैपिटल रिजर्व में करना है, दिस यू हैव टू सी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड है, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड मींस मर्जर मेथड, तो यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन दी कंसिडरेशन पेड एंड द शेयर कैपिटल ऑफ द ट्रांसफर कंपनी, इसको हम एडजस्ट करेंगे जनरल रिजर्व से, ठीक है, ओके, या अदर रिजर्व से, ठीक है, वाइल ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी, वाइल इन परचेज मेथड, अगर परचेज मेथड है तब जो कंसिडरेशन पेड हुआ है इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी, शेयर कैपिटल, कैश एंड अदर्स, ठीक है, और जो नेट एसेट टेकन ओवर है, इन दोनों में जो डिफरेंस है परचेज मेथड में, ठीक है, नेट एसेट टेकन ओवर बाय द ट्रांसफरी कंपनी, दैट इज ट्रांसफर टू द गुडविल अकाउंट या कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ठीक है, कब आप कैपिटल रिजर्व में करोगे, कब आप गुडविल में करोगे, फर्स्ट थिंग आपको ये देखना है कि ये अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर है या परचेज है, अगर अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज है, ठीक है, तब आप देखोगे परचेज कंसिडरेशन में और नेट एसेट में जो डिफरेंस है वो आपका गुडविल में जाएगा या कैपिटल रिजर्व में जाएगा, एज द कंडीशन में भी। गुडविल में कब जाएगा, जब हमारा परचेज कंसिडरेशन ज्यादा होगा, वैल्यू ऑफ एसेट कम होगी तो गुडविल में जाएगा, और जब परचेज कंसिडरेशन कम है और वैल्यू ऑफ नेट एसेट ज्यादा है तो कैपिटल रिजर्व में जाएगा, ठीक है, ओके। जनरल एंट्रीज जब हमें करनी होती है पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड में, देयर इज नो नीड टू ओपन द अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है, बट जो परचेज मेथड होता है तो स्टैट्यूटरी रिजर्व के लिए ये जरूरी होता है कि अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट आप बनाएं, ठीक है। तो यहाँ पे जनरल एंट्रीज हमें देखना है इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी एंड जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी, ठीक है। फर्स्ट, either amalgamation in the nature of purchase, चाहे amalgamation in the nature of purchase हो रहा हो या in the nature of merger हो रहा हो, दोनों ही कंडीशन में जनरल एंट्रीज जो होंगी वो की जाएंगी इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी, ठीक है, ओके। जब सारी एसेट्स और करंट लायबिलिटीज, हम इसमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट ट्रांसफरर कंपनी के बुक्स में बनेगा, ठीक है, और जितने भी एसेट्स हैं, रियल एसेट्स जैसे फिक्स एसेट्स है, करंट एसेट्स है और इंटेंजिबल भी, ठीक है, दैट आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट एट बुक वैल्यू, ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है, और जितने भी हमारे मिसलिनियस एक्सपेंडिचर्स या फिक्सटिशियस एसेट्स हैं, ठीक है, उनको हम ट्रांसफर करेंगे इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में, ठीक है। तो यहाँ पे यही किया गया है, रियलाइजेशन अकाउंट टू वेरियस एसेट्स अकाउंट, ठीक है, जो लिए हैं ट्रांसफरी कंपनी ने, ठीक है, ओके ओके, जो लिए हैं, और व्हेन ऑल फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स एंड इंटेंजिबल एसेट आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट एट बुक वैल्यू, सारे फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स एंड इंटेंजिबल एसेट्स आप रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करोगे, ठीक है, और जितने भी फिक्सटिशियस एसेट्स हैं वो आप शेयर होल्डर अकाउंट में डालोगे, ठीक है।
अगर ट्रांसफरी कंपनी ने कैश या बैंक बैलेंस नहीं लिया है, देन दीज बैलेंस आर ब्रॉट डाउन इन डेबिट साइड ऑफ कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट है, अगर कोई एसेट जो है वो डिस्पोज ऑफ हो गया है बाय द ट्रांसफर कंपनी, तो वो आप बैंक अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट उसको सेल करेगी ट्रांसफर कंपनी। ट्रांसफर कंपनी अगर किसी एसेट को सेल कर रही है तो उसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो यहाँ पे आपको सारे एसेट्स लेना है, सारे फिक्स और करंट और इंटेंजिबल एसेट्स आपको लेना है रियलाइजेशन अकाउंट में। ठीक है, ओके। और फिक्सटिशियस एसेट्स आपको डाल देना है इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में। कोई भी एसेट ट्रांसफर कंपनी ने सेल किया है तो उसकी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। फॉर दोज लायबिलिटी व्हिच आर टेकिंग बाय ट्रांसफरिंग कंपनी, जो लायबिलिटी ट्रांसफरिंग कंपनी ने ली है वो लायबिलिटी आप रियलाइजेशन अकाउंट में डालोगे। फॉर दोज लायबिलिटी व्हिच आर डिस्चार्ज बाय ट्रांसफर कंपनी, उसकी एंट्री होगी वेरियस लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, अगर लायबिलिटी कोई डिस्चार्ज हुई है एट प्रीमियम, ठीक है, देन उसका रिकॉर्ड होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी कंसर्न्ड अकाउंट। अगर कोई लायबिलिटी डिस्चार्ज हुई है एट डिस्काउंट पे, देन लायबिलिटी कंसर्न्ड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। मींस वो लायबिलिटी कम पे हो गई डिस्चार्ज, तो यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट को डेट्स में हमने क्रेडिट कर दिया। क्यों क्रेडिट किया? क्योंकि लायबिलिटी कम पे हमें डिस्चार्ज हो गई। ठीक है, फॉर परचेज कंसिडरेशन रिसीवेबल, रिसीवेबल जब होगा, ठीक है, तब हम यहाँ पे ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट करेंगे। अभी रिसीव नहीं हुआ है, ठीक है, is like this due की एंट्री है ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। देन जब परचेज प्राइस मिल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स एंड कैश, देन एंट्री होगी शेयर्स अकाउंट डेबिट, डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू ट्रांसफरी कंपनी। जो एंट्री ना समझ में आ रही हो, यू कैन आस्क। फॉर ट्रांसफर ऑफ परचेज कंसिडरेशन, ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया बिन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू शेयर इन ट्रांसफरी कंपनी, टू डिबेंचर इन ट्रांसफरी कंपनी, टू बैंक अकाउंट। ठीक है ना, यहाँ पे जो बैलेंस था प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का, वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में ट्रांसफर कर दिया गया। उसकी एंट्री ये है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। एंड अगर ये रिडीम किया गया एट प्रीमियम पे, ठीक है, शेयर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, देन रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर करेंगे। अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को रिडीम किया गया है डिस्काउंट पे, ठीक है, तो रियलाइजेशन अकाउंट उस पर क्रेडिट होगा और प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट होगा। ठीक है, after the above records entry for payment of preference shareholders, preference shareholders को जो पेमेंट हुआ उसकी एंट्री preference shareholders account debit to bank account। ठीक है, अगर रियलाइजेशन अकाउंट में कोई प्रॉफिट है और वो ट्रांसफर हो रहा है इक्विटी शेयर होल्डर्स को, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट बिकॉज इट इज प्रॉफिट बीइंग ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। अगर लॉस है रियलाइजेशन अकाउंट में, तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट को डेबिट करेंगे और रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, अगर वाइंडिंग अप के एक्सपेंसेस जो है वो ट्रांसफर कंपनी ने पे किए हैं, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, और अगर वाइंड अप के एक्सपेंसेस ट्रांसफर कंपनी ने पे किए हैं, देन देयर इज नो नीड फॉर रिकॉर्ड। ठीक है, और जितना भी हमारा शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड फंड्स एंड सिक्योरिटी प्रीमियम एंड प्रॉफिट एंड लॉस सरप्लस, ये सारा इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। लास्ट, जब बैलेंस ऑफ बैंक अकाउंट ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है, तब हम क्या करेंगे एंट्री इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक टू शेयर्स इन ट्रांसफरिंग कंपनी बीइंग फाइनल पेमेंट मेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड अकाउंट क्लोज्ड। ठीक है, फाइनली जो इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट किया जाएगा और अकाउंट्स को क्लोज किया जाएगा। ठीक है, नाउ व्हेन देयर इज amalgamation in the nature of merger, then the following entry में, अब ये ट्रांसफरी कंपनी में हम देखेंगे, वो तो हमने देखा था ट्रांसफर कंपनी की, चाहे एमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर हो, चाहे एमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज हो। ठीक है, वो एंट्री हमारी ट्रांसफर कंपनी के बुक में थी। अब एमलगमेशन
एजेंडा एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी देखना है। पहला हम देखेंगे जब अमेलगमेशन इज इन द नेचर ऑफ मर्जर, ठीक है, देन द फॉलोइंग एंट्रीज मेड बाय द पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड, ठीक है। जब अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर होगा तब ट्रांसफरी कंपनी की बुक्स में क्या एंट्री होगी, ठीक है, ये हमें देखना है। फिर हमें देखना है जब अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज होगा तब ट्रांसफरी कंपनी की बुक्स में क्या एंट्री होंगी, ठीक है। First, for record of purchase consideration in the books of transferee company when there is amalgamation in the nature of merger, business merger account debit to liquidator of transferor company, ठीक है, क्योंकि लिक्विडेटर को परचेज कंसिडरेशन पेबल होता है, ठीक है, उसकी ये एंट्री की गई है कि लिक्विडेटर को परचेज कंसिडरेशन पेबल की गई है, ठीक है। फॉर एसेट्स लायबिलिटी एंड रिजर्व्स आर टेकन ओवर फ्रॉम द ट्रांसफरर कंपनी, ठीक है, जो एसेट्स ली, जो लायबिलिटीज ली टू वेरियस रिजर्व्स एंड फंड्स, ठीक है, बिकॉज इट इज पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड, और पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड्स में जितने भी रिजर्व्स होते हैं वो सारे चले जाते हैं हमारे किसमें, जितने भी रिजर्व्स होते हैं वो चले जाते हैं ट्रांसफरी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो उसकी ये है टू वेरियस रिजर्व्स एंड फंड टू बिजनेस मर्जर अकाउंट, ठीक है, एंड टू बिजनेस मर्जर अकाउंट यहाँ पे आपका आ रहा है परचेज कंसिडरेशन अमाउंट होगा टू बिजनेस मर्जर अकाउंट में, ठीक है। टू जनरल रिजर्व अकाउंट बैलेंसिंग फिगर, ठीक है, जनरल रिजर्व अकाउंट हमने यहाँ पे लिया, ठीक है, एक ये लिया और दूसरा जनरल रिजर्व अकाउंट हमने यहाँ पे ये डेबिट किया है, ऊपर वाले में क्रेडिट किया है, ठीक है। व्हाई इट इज सो, इट इज सो बिकॉज जो परचेज कंसिडरेशन है उसमें और जो शेयर कैपिटल है, ठीक है, ट्रांसफरर कंपनी की, उसका जो डिफरेंस है वो एडजस्ट होगा जनरल रिजर्व में, ठीक है, जनरल रिजर्व में एडजस्ट होगा, ठीक है। तो बीइंग वेरियस एसेट लायबिलिटी एंड रिजर्व टेकिंग ओवर फ्रॉम द ट्रांसफरर कंपनी एंड बैलेंसिंग फिगर क्रेडिटेड टू जनरल रिजर्व, यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर को क्रेडिट किया गया, जनरल रिजर्व को क्रेडिट किया गया और दूसरी एंट्री में डेबिट किया गया, ठीक है। तो जिस केस में हमारा परचेज कंसिडरेशन ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, जब परचेज कंसिडरेशन ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, तो उस केस में हम क्रेडिट कर देंगे जनरल रिजर्व को, जब परचेज कंसिडरेशन कम होगा तो डेबिट कर देंगे। एक मिनट, जब पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड होगा तो डिफरेंस बिटवीन द कंसिडरेशन पेड एंड द शेयर कैपिटल ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी इज एडजस्टेड इन जनरल रिजर्व, ठीक है, तब उसको हमने जनरल रिजर्व में एडजस्ट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट एंट्री हमें देखनी है फॉर डिस्चार्ज ऑफ परचेज कंसिडरेशन, इट इज इन द बुक ऑफ ट्रांसफरी कंपनी, ठीक है। तो यहाँ पे जब परचेज कंसिडरेशन पे हुआ, इन दैट केस लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफरर कंपनी टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू बैंक अकाउंट, ठीक है, ये एंट्री हो गई। एंड देन एक्सपेंसेस अगर पे किया है ट्रांसफरर कंपनी का, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस पे किया है ट्रांसफरी कंपनी ने, तो उसकी एंट्री हो गई एक्सपेंसेस ऑफ लिक्विडेशन अकाउंट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। इसको राइट ऑफ करेंगे हम जनरल रिजर्व से, तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस ऑफ लिक्विडेशन अकाउंट, ठीक है। फॉर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ ट्रांसफरी कंपनी, ठीक है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस पेड किए हैं अगर ट्रांसफरी कंपनी ने प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस किए हैं तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। डिबेंचर होल्डर्स को अगर कोई डिबेंचर्स दिए हैं सेम अमाउंट के, तो यहाँ पे जो है बाय कन्वर्जन और अलॉटमेंट ऑफ इट्स ओन डिबेंचर्स, देन उसकी एंट्री भी ऐसी हो जाएगी, डिबेंचर्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी टू डिबेंचर्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी, बीइंग डिबेंचर्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी कन्वर्टेड इनटू डिबेंचर्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, व्हेन देयर इज अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज, जब अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज होगा, इन दैट केस हमारी जो एंट्रीज होंगी इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी वो कैसे होंगी, वहां पे हमने लिया था बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट, सॉरी बिजनेस मर्जर अकाउंट डेबिट, यहाँ पे हम लेंगे बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफरर कंपनी,
For assets and liabilities are taken over from the transferor company, various real assets account debit. ठीक है, इसमें आप रियल एसेट से लोगे क्योंकि ये इन द नेचर ऑफ परचेज है। ठीक है, मर्जर में हम सारे एसेट्स और सारी लायबिलिटीज लेते हैं। देन टू वेरियस लायबिलिटीज अकाउंट, ठीक है, और टू बिजनेस परचेज अकाउंट। टू बिजनेस परचेज अकाउंट में जितने में बिजनेस परचेज किया, ठीक है, अगर इन दैट केस अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज है, तो यहाँ पे आप देखिए कि गुडविल अकाउंट को आप डेबिट करोगे, ठीक है, और सेकंड केस में सेकंड एंट्री में हमने कैपिटल रिजर्व अकाउंट को क्रेडिट किया है। ठीक है, फर्स्ट केस में हमने गुडविल अकाउंट को डेबिट किया। ठीक है, व्हेन द अमाउंट ऑफ परचेज कंसीडरेशन इज मोर देन द वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। नेट एसेट कैसे निकलेगी, मतलब रियल एसेट जो लिए माइनस लायबिलिटीज। ठीक है, नेट एसेट हुआ वो उसका वैल्यू परचेज कंसीडरेशन से कम है। ठीक है, मींस परचेज कंसीडरेशन अगर ज्यादा है, पे ज्यादा कर रहा है, ट्रांसफरी कंपनी ज्यादा पे कर रही है, वैल्यू ऑफ एसेट कम है, तो गुडविल अकाउंट डेबिट होगा। ठीक है, सेकंड में अगर इन दैट केस अगर वैल्यू ऑफ नेट एसेट ज्यादा है लेकिन ट्रांसफरी कंपनी परचेज कंसीडरेशन के फॉर्म में पेमेंट कम कर रही है, परचेज कंसीडरेशन कम दे रही है लेकिन वैल्यू ऑफ एसेट ज्यादा है। ठीक है, इन दैट केस ये इसको क्रेडिट करेंगे कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। ठीक है, बिकॉज वैल्यू ऑफ एसेट इज मोर, तो कैपिटल रिजर्व अकाउंट में क्रेडिट होगा। फॉर डिस्चार्ज ऑफ परचेज कंसिडरेशन लिक्विडेटर को दिया जाएगा, तो लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफर कंपनी अकाउंट डेबिट। तो यहाँ पे परचेज कंसिडरेशन परचेज मेथड में कैन बी इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर, दैट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ प्रेफरेंस शेयर, दैट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ डिवेंचर एंड दैट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कैश। ठीक है, तो उसी की एंट्री हमने कर दी। ओके, लिक्विडेटर अकाउंट डेबिट to equity share, to preference, to debentures, to bank. Now what about the statutory reserve? As I told you, when there is amalgamation in the nature of purchase, only statutory reserves are transferred in the financial statement of transferee company. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, amalgamation adjustment account debit to various statutory reserve account. ठीक है, now for discharge of debentures, अगर debentures जो है उनको discharge किया है, ठीक है, ट्रांसफर कंपनी के ट्रांसफरी कंपनी ने की है या अलॉटमेंट किया है, तो उसका क्या होगा, डिबेंचर्स ऑफ ट्रांसफर कंपनी अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर ऑफ ट्रांसफरी कंपनी। ठीक है, नेक्स्ट एक्सपेंसेस पे किए हैं ट्रांसफर कंपनी ने। ठीक है, ट्रांसफर सॉरी, जब लिक्विडेशन एक्सपेंसेस जो ट्रांसफर कंपनी के हैं वो पेड किए हैं ट्रांसफरी कंपनी ने, इन दैट केस एक्सपेंसेस ऑफ लिक्विडेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, जब हम एक्सपेंसेस जो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस है उसको राइट ऑफ करेंगे गुडविल अकाउंट से या कैपिटल रिजर्व अकाउंट से। ठीक है, जब गुडविल अकाउंट में हमारा हुआ है तो हम गुडविल अकाउंट टू एक्सपेंसेस ऑफ लिक्विडेशन अकाउंट करेंगे। ठीक है, या फिर कैपिटल कोई जो कंडीशन आ रही हो, कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस ऑफ लिक्विडेशन अकाउंट। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर कैपिटल रिजर्व हमारा यहाँ पे आता था इस दैट केस, तो हम यहाँ पे उसको कैपिटल रिजर्व से राइट ऑफ करेंगे लिक्विडेशन एक्सपेंसेस को। अगर गुडविल अकाउंट यहाँ पे आया था तो यहाँ पे हम उसको गुडविल अकाउंट से राइट ऑफ करेंगे। ठीक है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो ट्रांसफरी कंपनी ने पे किए उसकी एंट्री होगी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, इसके बाद ये हमने एंट्रीज देखी। आफ्टर दैट हमने इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन किया था जो आप लोग को याद होगा। ठीक है, लास्ट लेक्चर में किया था। ठीक है, उसमें हमने कंपैरेटिव एनालिसिस किया था। ठीक है, अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर का किया था हमने क्वेश्चन, अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज का रह गया था। आप इस क्वेश्चन को पहले देख लो पूरी तरह से, और एनी क्वेरी है कोई भी क्वेश्चन हो यू मे आस्क टू मी, जो भी पूछना है। आप ये क्वेश्चन देख लें फर्स्ट, गिविंग यू 5 मिनट्स। गाड़ी हटा दो, गाड़ी खड़ी है।
देख लिया आप लोगों ने क्वेश्चंस? कोई क्वेरी किसी की? एनी क्वेरी? हाँ, किसी की कोई क्वेरी है? हम इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, ठीक है। और हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में एमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर एंड एमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज दोनों के बेस पे करना था। लास्ट लेक्चर में हमने एमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, किसी का माइक्रोफोन ऑन है, इट्स क्रिएटिंग डिस्टर्बेंस। यश पंडित, हाँ अपना आप ऑफ कर लीजिए। यश, माइक ऑफ कर लीजिए यश। तो यहाँ पे हमने एमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर का किया था क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट हमारा एमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज का रह गया था, सेम क्वेश्चन। बस वही यहाँ पे आपको मेन डिफरेंस बताना है कि दोनों में क्या फर्क है, ठीक है। ये जो हमने किया था एमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, ठीक है, इसमें हमने फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स, स्टैट्यूटरी, एक मिनट, स्टैट्यूटरी रिजर्व्स और सारे रिजर्व्स लिए थे, ठीक है, क्योंकि मर्जर के केस में सारे रिजर्व्स लिए जाते हैं। लेकिन जब हमारा था एमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज, तो हमने फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स और सारे रिजर्व्स नहीं लिए हैं, ठीक है, सिर्फ स्टैट्यूटरी रिजर्व लिया जाएगा क्योंकि ये एमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज है, ठीक है। फिक्स एसेट्स डेबिट, करंट एसेट डेबिट, टू करंट लायबिलिटी, टू डिबेंचर्स, टू बिजनेस परचेज एंड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ये बैलेंसिंग फिगर हमारी कैपिटल रिजर्व में गई है, ठीक है। कैपिटल रिजर्व में इसीलिए गई है क्योंकि वैल्यू ऑफ नेट एसेट ज्यादा है और परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट कम है, ठीक है, तो इसीलिए ये कैपिटल रिजर्व में गया है बैलेंसिंग, ठीक है। देन लिक्विडेटर ऑफ, ये कौन डिस्टर्बेंस कर रहा है? यस यश, बार बार आपका फोन माइक क्यों ऑन हो रहा है? हाँ, नेक्स्ट लिक्विडेटर ऑफ स्टार लिमिटेड टू इक्विटी शेयर टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये तो हमारी हो गई परचेज कंसिडरेशन पेड की एंट्री, ठीक है, और फिर ये डिबेंचर्स जो कन्वर्ट किए थे उसकी एंट्री हो गई, सेम क्वेश्चन है। एंड देन ये स्टैट्यूटरी रिजर्व जो रिकॉर्ड हुआ है, ठीक है, अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व अकाउंट। फिर लास्ट में हम बैलेंस शीट देख रहे हैं, ठीक है। बैलेंस शीट में हम क्या करेंगे, इसमें सारे रिजर्व्स तो लेने नहीं है क्योंकि ये एमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज है, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिजर्व्स लिए गए हैं, कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व्स, ये सिर्फ हमने ट्रांसफरी कंपनी के लिए हैं, किसके? सिर्फ ट्रांसफरी कंपनी के, बिकॉज इट इज एमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज, ठीक है। एमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज होता है तो सारे रिजर्व्स नहीं लिए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखें जो हमारे रिजर्व्स हैं, कैपिटल रिजर्व जो है दिया हुआ है 1,58,000, ठीक है। ये तो हमारा कैपिटल रिजर्व जो है ये आ गया हमारा। पहले हम इक्विटी शेयर कैपिटल देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में देखें हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल कितना था, ठीक है, और प्रेफरेंस शेयर्स थे हमारे इक्विटी शेयर, यहाँ पे जो ट्रांसफर कंपनी, एक मिनट लेट्स स्टडी द क्वेश्चन फर्स्ट। यहाँ पे हमारा जो शेयर कैपिटल आया है वो आया है 43 लाख,
43 लाख कैसे आया है? ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 4 लाख शेयर्स ऑफ 4 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ठीक है, ये हमारे ट्रांसफर इसमें से ये हमारे जो हैं बन रहे हैं, ठीक है, जिसमें से 1 लाख शेयर्स जो हैं जो अलॉट हुए हैं ट्रांसफर कंपनी को फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ठीक है, 1 लाख ये हुए हैं, और प्रेफरेंस शेयर्स जो हमारे हैं ट्रांसफर कंपनी के वो हैं 3 लाख, ठीक है, तो 43 लाख हमारा आया है ये शेयर कैपिटल, ठीक है, ठीक है, ये 43 लाख आया है शेयर कैपिटल, ठीक है, तो इसको अगर हम यहाँ पे देखें, ठीक है, तो ये 43 लाख आ गया, ठीक है, जिसमें से 4 लाख इक्विटी शेयर्स है, ठीक है, और 3 लाख हमारे प्रेफरेंस शेयर्स हैं, ठीक है। रिजर्व्स में हम देखें, ओके, रिजर्व्स एंड सरप्लस में फर्स्ट हमारा कैपिटल रिजर्व, ठीक है, कैपिटल रिजर्व तो हमारा ये आया है, यहाँ पे कितना आया, ये बैलेंसिंग फिगर 1,58,000, ये हमने लिया 1,58,000, ठीक है। जनरल रिजर्व, ठीक है, जनरल रिजर्व जो हमारा है वो सिर्फ और सिर्फ हम लेंगे ट्रांसफरी कंपनी का, बिकॉज इट इज एमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज, ठीक है, तो ट्रांसफरी कंपनी का जो है वो सिर्फ 12 लाख वो हमने लिया है, ये 12 लाख, ठीक है, ओके। एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में भी हमने सिर्फ जो है वो ट्रांसफरी कंपनी का लिया है, दैट इज 1,35,000, ठीक है, और स्टैट्यूटरी रिजर्व में हमने लिया है, इसका लिया है ट्रांसफरी का लिया है 1,20,000, ठीक है, और 35,000 लिया है हमने ट्रांसफरी का, और ट्रांसफरर का 1,20,000, क्योंकि ये लेना है, ठीक है, ओके, सिर्फ स्टैट्यूटरी रिजर्व को लेना है, पीएनएल को नहीं लेना है, पीएनएल सिर्फ हम ट्रांसफरी कंपनी का लेंगे, पीएनएल अकाउंट ट्रांसफरर का नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे टोटल करके रिजर्व जो यहाँ पे आए हैं वो आप देख सकते हो, ये रिजर्व्स हमारे ये आ गए रिजर्व्स, ठीक है, और बाद में हमने इसको जो स्टैट्यूटरी रिजर्व है उसको एडजस्ट किया है विद एमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट से 35,000 को, ठीक है, जो ऊपर लिया था उसको यहाँ पे एडजस्ट कर दिया, तो हमारा आ गया 16,13,000 रिजर्व्स एंड सरप्लस, जो हमारी बैलेंस शीट में ऊपर शो हो रहा है, रिजर्व्स एंड सरप्लस में 16,13,000, ठीक है, और डिबेंचर्स को कन्वर्ट किया है 14% वालों को 8% में सेम अमाउंट के, ठीक है, तो 75,000 ये आ गया। करंट लायबिलिटीज दोनों के लिए हैं, ठीक है, करंट लायबिलिटीज दोनों के लिए हैं, ऐसे ही फिक्स एसेट्स हमने ली हैं दोनों की, ठीक है, दोनों के लिए हैं, ओके। एंड नेक्स्ट हमने करंट एसेट देख लेते हैं, करंट एसेट्स जो हैं हमारे, करंट एसेट्स भी दोनों के लिए हैं, और ये हमारी बैलेंस शीट हो गई पूरी, ठीक है, दैट इज एमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज, ओके, ओके क्लास, इज इट क्लियर? ये बात क्लियर हुई आपको? तो मैं आगे बताऊं, इसमें कुछ ऐसा है जो आपको पूछना है, यू मे आस्क टू मी। यस, अभिषेक, अनस, अनुपम, अनुराधा, आशीष, आयुषी, दीपिका, ध्रुव, दिलीप, एकता, इब्रा, इब्रा is there? Ibra is there? Ekta? Yes, ma'am, I am present. Jagriti? Jagriti? Yes, ma'am, I am also present. हाँ? जागृति कहाँ है? एंड कनिका? प्रेजेंट मैम, अटेंडेंस हो रही है। हाँ बताइए क्या कह रहे हैं आप? प्रताप सैनी है? हाँ जी मैम बताइए। ओके, I'm taking attendance. प्रतीक्षा? Yes, ma'am. सालेहा? Yes, ma'am. मैम, आशीष उपाध्याय भी लगा दीजिए।
व्हाट? हाँ बताइए। वैशाली, Yes, ma'am. कहा? Present, ma'am. Okay, okay. I'm saying all of you are online or not? I was just saying this. Okay. Okay. So next question देखते हैं हम. This is your next question. ठीक है, ये कर लेते हैं हम, फिर उसके बाद हम वाइंड अप करेंगे. यहाँ पे दिया है संजीव शर्मा एंड कंपनी लिमिटेड एमलगमेटेड द अजय भार्गव एंड कंपनी लिमिटेड विद द फॉलोइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज. ठीक है, यहाँ पे इनका फिक्स एसेट दिया है, शेयर कैपिटल दिया है, करंट एसेट्स दिया है, जनरल रिजर्व दिया है, लायबिलिटीज दिया है, सन्ड्री लायबिलिटीज. ठीक है, यहाँ पे दिया है कि यहाँ पे संजीव शर्मा एंड कंपनी लिमिटेड ने परचेज कंसिडरेशन पे किया अजय भार्गव को. किस फॉर्म में? डिबेंचर्स के फॉर्म में. 20,000 लिस्टेड वैल्यू जिनकी थी एट 5% प्रीमियम. बैलेंस दिया इन्होंने शेयर्स ऑफ ₹1, पेड अप वैल्यू 75 पैसा. ठीक है, तो यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है, जनरल एंट्रीज देना है और फाइंड आउट करना है परचेज प्राइस क्या था. तो यहाँ पे यू कैन सी कि इनका जो टोटल एसेट्स हैं, टोटल एसेट्स जो हमारे आ रहे हैं दैट इज 62,000 प्लस 33 करंट, इन दोनों को मिला के, सॉरी फिक्स प्लस करंट मिला के आपके टोटल एसेट आ गए. तो टोटल एसेट्स हमारे आ गए कैसे? फिक्स एसेट प्लस करंट एसेट माइनस लायबिलिटीज जब हमने किया तो हमें परचेज प्राइस मिल गया नेट एसेट मेथड से. ठीक है, नेट एसेट्स मेथड से हमने माइनस 8,000 करंट लायबिलिटीज किया, हमें नेट एसेट मेथड से परचेज प्राइस मिल गया 87,000. ठीक है, तो यहाँ पे जो परचेज प्राइस 87,000 होगा, ये किस तरह से इन्होंने पे किया? इन्होंने कहा इसको इन्होंने डिबेंचर्स में पे किया. 20,000 लिस्टेड वैल्यू है जिसकी 5% प्रीमियम पे, और बैलेंस 1 पेड ऑफ वैल्यू शेयर्स का किया है 75 पैसा पे. तो ये आपको निकालना है. तो 87,000 इनका परचेज प्राइस हुआ, उसमें से 21,000 डिबेंचर्स हो गए, 21,000 के डिबेंचर्स हो गए, क्योंकि 20,000 के थे. 20,000 का 5% अगर हम ले रहे हैं तो वो प्रीमियम आप दिया आपका 1,000, तो 21,000 की वैल्यू तो डिबेंचर्स की हो गई. तो इसमें से जब हमने 21,000 लेस कर दिया तो 66,000 इन शेयर्स आ गया. अब हमें नंबर ऑफ शेयर्स निकालना है कितने हुए. ठीक है, कैसे निकालेंगे हम? इन्होंने कहा है बाकी का जो दिया है इन्होंने वो दिया है, बैलेंस दिया है, शेयर्स दिए हैं ऑफ ₹1, पेड अप वैल्यू 75 पैसा. ठीक है, 75 पैसा पेड अप वैल्यू है जिसकी, तो 66,000 को शेयर्स में दिया है. ठीक है, तो कितने शेयर्स होंगे? 66,000 रुपीज डिवाइडेड बाय 75 पैसा, तो 88,000 शेयर्स ऑफ 75 पैसा पेड. ठीक है, डिबेंचर्स की फेस वैल्यू 20,000 है प्लस 5% प्रीमियम 1,000, वो हुआ 21,000 की वैल्यू हो गई. 1,000 प्रीमियम हुआ डिबेंचर्स पे, टोटल डिबेंचर्स वैल्यू 21,000 आई. ठीक है, और शेयर्स जो दिए हैं वो दिए हैं 88,000 शेयर्स ऑफ 75 पैसा पेड. ठीक है, पेड थी 75 पैसा वैल्यू, ऐसे तो ₹1 के थे लेकिन पेड अप वैल्यू थी 75 पैसा. ठीक है, तो इस तरह से आपको ये परचेज प्राइस निकाला है. ठीक है, दिस इज विद नेट एसेट मेथड. ठीक है, तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया है. एनी प्रॉब्लम? No, ma'am. No, ma'am. ओके, No, ma'am. कैन यू फाइंड अप? No doubt. हाँ, यस, इजाजत Yes, अहमद ma'am. बताइए. यस, No, ma'am. No doubt. कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो, यू मे आस्क. No, ma'am. Okay. No, ma'am. Is it clear? Clear है Yes, आपको सब? ma'am. Yes, ma'am. Okay. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, Thank you, ma'am. ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Bye, ma'am. Bye. Bye. Bye, Thank you, ma'am. ma'am. Have a nice lecture. Bye, all of you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. अटेंडेंस का कोई चक्कर तो नहीं है?
क्यों मिथिलेश जी? हाँ, क्या बोल रहे हैं? मेरा अटेंडेंस तो क्या है, पता चला फिजिकल जैसा नहीं दिखाई दिया तो हो गया। पता नहीं किसी ने लिया कि नहीं लिया। नहीं, बीच में मैंने 2 बारी लिए हैं स्क्रीनशॉट्स, मैं ग्रुप पे भेज सकती हूँ। जब बीच में क्लास चल रही थी ना अभी, तो उसी दौरान पे मैंने लिए स्क्रीनशॉट्स। एक बार आप लोग को भेज देंगे ओके। ग्रुप पे, एक बार ये देख वाला भी लीजिए। ले लीजिए आप, दो एक बार तीन ये बार वाला भी मैंने ले देखा तो लीजिए। देख लीजिए सबके हैं, मुझे लगता है सबके लगभग होंगे क्योंकि 37 के आसपास थे स्टूडेंट। ओके मैम। एक बार ये वाला भी ले लीजिए एक अरे बार। अभी एक अभी बार भी मैं तो अभी और ले अवेलेबल है लेती ना। हूँ, अभी हाँ भी एक ले बार ले रही और हूँ, ले अभी लो। भी ले ले रही हूँ, सर अभी को भी ले कौन हाँ ले ले रही लो। भेजेगा? अभी भी ले लीजिए। हूँ। और एक बार उसमें भी देख लीजिए, कोशिश तो यही करिए कि सभी के नाम हो। बाकी बीच में एक कोई बार चला गया हो तो उसका मैं कह नहीं सकती। आज ठीक यहाँ है, नेटवर्क आप लोग देख नेटवर्क की लीजिए। वजह से मैं खुद ही एक दो बार डिस्कनेक्ट हो गया था। गगन को बोलो। मेरा भी बीच में 1-2 बार लेफ्ट हो गया था, मैम ग्रुप इसलिए पे भेज अभी भी ले दीजिए। लो आप। एकता जी प्लीज एक बार ये वाला भी, लास्ट वाला भी ले लीजिए आप। अरे अभी 24 लोग हो गए, 6 लोग जो है बाहर चले गए हैं। मेरा नाम है, अरे यार मेरा नाम तो नहीं दिख रहा है इसमें। अगले वाले में मिथिलेश कुमार वर्मा है, ठीक है। पहले वाले में मेरा भी नाम नहीं है। पहला बार 2 बार लिया गया है ना, एक बार में कवर नहीं हुआ है ना। मेरा नाम तो है ही नहीं फिर से यार। आप बाहर है ना? बाहर क्या है? थे कहाँ आप क्लास में? ले लो भाई कोई। हाँ अभी देख रहे हैं यार आपका नाम। नहीं है मेरा नाम। हाँ, अब आया देखिए। अब ले रहा हूँ मैं खुद ही। रहू एक। हाँ अब देखिए, एजाज अहमद नहीं है इसमें भी। नहीं है भाई, कल भी ऐसे हुआ है मेरे साथ। हो जाता है। खुद ले लीजिए, खुद भेज दीजिए, ठीक है। ये सब बीच बीच में छोड़ के चले जाते हैं अटेंडेंस। मेरा भी नाम इसमें है। आपका है, आपका है। हाँ, चमकता हुआ सितारा। हो गया अटेंडेंस। अब है, ये लास्ट वाले में है। आया लास्ट वाले में आया है। इसमें होगा। चलिए सही है। हाँ ये है, एजाज अहमद इब्राहिम। चलिए धन्यवाद, आनंद उठाइए जो है। चलिए मित्र बाबू, चलिए अब। बताइए क्या बोल रहे हैं। चलिए आ गया लास्ट वाले में था। वो चलिए बीच आनंद में जो है उठाइए ये तो। सब नेटवर्क की वजह से, डिस्कनेक्ट की वजह से हो जाता है। हम्म, चलिए ठीक है, ओके। चलिए ठीक है, ठीक है।